नमस्ते। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अविता विनय कुलकर्णी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। अपने यहाँ छंद शास्त्र है, कल्पसूत्र है, ज्योतिष शास्त्र है, निरुक्त है, शिक्षा शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है। इन्हीं शास्त्रों में से आज हम ज्योतिष शास्त्र इस विषय पर संक्षिप्त चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ आज मौजूद है ज्योतिष शास्त्र का गाढ़ा प्रगाढ़ अभ्यास करने वाली एक विदुषी, जिसका नाम है अनुप्रिया देसाई जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपका परिचय देना चाहूंगी। आपका पूरा नाम है अनुप्रिया मयूर देसाई जी। यह अर्थशास्त्र और बिजनेस लॉ, इन दोनों अहम विषयों का अध्यापन कर चुकी है। लेकिन तभी भी इनका रुझान, इनका चाव रहा ज्योतिष शास्त्र सीखने का। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र का गाढ़ा अभ्यास किया और इतना ही नहीं, ज्योतिष अलंकार पदवी भी हासिल की। ज्योतिष विशारद हुई, वहां पे वो रुकी नहीं, आगे बढ़ी, वास्तु विशारद हुई, वहां पे भी वो रुकी नहीं, ज्योतिष ज्योतिष वास्तु विशारद हुई। इतनी तरक्की, इतना अभ्यास करते करते 18 साल की उनकी तपश्चर्या है। 18 साल में इन्होंने शास्त्र की सेवा की है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 30,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने इनका इनकी सलाह का लाभ लिया है, लाभान्वित हुए हैं इनके मार्गदर्शन से। तो आइए हम इनका स्वागत करते हुए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इनका परिचय प्राप्त करने के बाद हम इनसे कुछ वार्तालाप भी करते हैं। अनुप्रिया जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह रहेगा कि आपने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ लिखा, शास्त्रों का अध्ययन किया, तो आपकी रुचि कब हुई? यानी कि बचपन से ही आप इसमें व्यस्त थी? और ये रुचि बढ़ने का कारण क्या रहा? ज्योतिष विषय में तो रुचि इतनी नहीं थी। लेकिन उम्र के 10वें साल में हाथ में गीता की एक किताब आ गई। और किताब जब भी मैंने पढ़ी, तभी उसमें से 3 जो शब्द थे वो मेरे जहन में एकदम से ऐसे बैठ गए। जन्म, मृत्यु और आत्मा। शरीर और आत्मा अलग है। शरीर नश्वर है। आत्मा का जो प्रवास है वो तो चलते ही रहता है। आत्मा की ग्रोथ होनी चाहिए और उसके लिए हमें कुछ चीजों का, हम जैसे कहते हैं, लाइफ में वो चेंज लाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमेशा बैक ऑफ द माइंड थी। ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन ये सारी चीजें हमेशा मुझे सताती थी कि ये कुछ है और इसके बारे में मुझे और भी कुछ जानने की जरूरत है। ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है, ये कुछ तो होगा। फिर धीरे धीरे और किताबें पढ़ी और एक दिन ज्योतिष शास्त्र की किताब हाथ में आई। फिर शास्त्र के अनुसार हम जैसे कहते हैं कि एक गुरु होने चाहिए, फिर आपको उनसे सीखना चाहिए। कोई भी विद्या आपको गुरु से ही ग्रहण करनी चाहिए। तो मैंने उस तरीके से मेरे गुरु से वो ग्रहण कर ली। उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से इसकी शिक्षा दी और ज्योतिष शास्त्र में 7 साल तक मैंने इसकी शिक्षा लेने की कोशिश की। चूंकि हम कहते हैं ना, कोई भी शास्त्र हम पूर्णत्व से नहीं पढ़ सकते, तो वो कोशिश अभी तक जारी ही है, चल रही है। अभी भी वो शास्त्र को जानने की मेरी कोशिश जारी है। लेकिन ये नई पीढ़ी के सामने आपका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि इतनी कम उम्र में और इतने अथक प्रयास से भी इतनी ऊंचाई जा सकती है। तो बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं कि आज का एज, अनुप्रिया जी, कैसा है कि कंप्यूटर एज है। बोलेंगे तो तंत्रज्ञान ज्यादा बढ़ रहा है, दिन ब दिन तरक्की की जा रही है विज्ञान की। तो इस तंत्र युग में क्या ज्योतिष मायने रखता है? कितनी भूमिका है ज्योतिष शास्त्र की? हम्म हुआ यूं कि हम टेक्नोलॉजी से बहुत या टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं, लेकिन अपने आप से बहुत दूर चले जा रहे हैं। सही बात है। दूरियां बढ़ते चली जा रही हैं।
मतलब हम रिलेशनशिप में भी दूर जा रहे हैं और अपने आप से भी बहुत दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने आप को समझने की भी कोशिश होनी चाहिए। अ, ज्योतिष शास्त्र का यहाँ पे मैं कहूंगी कि एक अहम भूमिका रहती है जब भी आपको अपने आप को जानना होता है। हमें जैसे पता होता है ना, हाँ ये है ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसे ही है। लेकिन कभी कभी ज्योतिष शास्त्र से हमारे प्लस और माइनस, जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो हम स्वॉट एनालिसिस कर देते हैं। आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो ये अगर इन डिटेल आप जानना चाहते हैं ना, तो ज्योतिष जैसा अच्छा टूल है ही नहीं। यहाँ पे हम्म। आपके कुंडली से आप ये आपके स्ट्रेंथ बहुत अच्छे तरीके से जान के उन्हें एनहांस कर सकते हैं, वीकनेस जान के उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि ये फास्ट युग है, जल्दी का जमाना है। तो अगर आप ये पहले से ही जान ले तो आपकी प्रोग्रेस भी उतनी ही जल्दी हो सकती है। और टेक्नोलॉजिकली भी हम जा रहे हैं आगे, लेकिन इमोशनली बहुत ज्यादा इस जनरेशन में मैं फ्रस्ट्रेशन देखती हूँ। डिप्रेशन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। बच्चे खुल के माँ बाप से बात नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे ज्योतिष के माध्यम से हम इन सारी जनरेशन को कहें या लोगों को जिनको जरूरत है, उन्हें हम काउंसलिंग भी दे सकते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां हम बचा भी सकते हैं। तो मेरी अगर ये बात मुझे याद आ रही है, अगर जिंदगियां बचा सकते हैं तो बहुत साल पहले मेरे पास एक युवती आई थी, और वो बहुत टेंशन में थी। और जब भी आई थी तो पहले ही वाक्य में उसने बोल दिया था कि ये आपसे मिलने आई हूँ, लेकिन ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, मैं सुसाइड करने ही जा रही हूँ। लेकिन मेरे फ्रेंड ने आपका नंबर दे दिया और आपसे बात करने के लिए उसने बहुत जोर दिया, और मैं आपके पास आई हूँ। हम्म। लेकिन बहुत थक चुकी हूँ अभी। तो हमने कुछ बातें की, डिस्कशन की, कुंडली से मुझे ये पता चला कि क्या इश्यूज है, वो मैंने उसे बता दिए, लाइफ में कितनी अच्छी बातें आने वाली है वो उसे समझाया। फिर अचानक से, हम कहते हैं ना कि अचानक से तो कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद बातें करते करते उस पे कुछ अच्छे बदलाव आने लगे। और हम्म। उसने भी ये बात मानी कि अच्छा हुआ मैंने ये एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस ली। पहले ओ। ये मैं ऐसे सोच रही थी कि इसमें एस्ट्रोलॉजी की क्या भूमिका है, या यहाँ पे हम्म। एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा। क्या लेकिन करेंगे? जब भी हमारी ये बात हुई और मैंने अपने आप को जानने की कोशिश की और प्लस पॉइंट्स मैंने मेरे जाने एनहांस किए, तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी है। बहुत ग्रेट, बहुत अच्छा अनुभव बताया आपने, आज शेयर किया। यानी कि इस मानवीय जीवन का एक अभिन्न अंग ही हो गया ज्योतिष, मानो। आपने काउंसलिंग किया, एक की जान बचाई, एक को प्रेरणा दी। बहुत ही अच्छी बात है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम तो ज्योतिष से जुड़े ही हैं, मानो या न मानो। तो और भी कई सारे फायदे रहे होंगे ना इस ज्योतिष के? जी जरूर, ज्योतिष के बहुत सारे फायदे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कभी भी कुछ नहीं मिलता है। तो ज्योतिष फिर क्या करेगा, ऐसे भी लोग कहते हैं। डेफिनेटली। लेकिन ज्योतिष से हम ये जान सकते हैं, हम लाइफ प्लान कर सकते हैं, ऐसे हम कहेंगे। क्योंकि अभी इसके लिए भी मेरे पास एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी। बताइए तो बताइए। ये समझने के लिए आसानी होगी। 2019 में दिसंबर का महीना था, और 2019 में मुझे कॉल आया था। मिस्टर महेश हम कह सकते हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें कार परचेस करनी है। कुछ 20-22 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, और वो कार वो लेना चाहते थे। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा था कि नंबर क्या होना चाहिए। हम्म। मैं इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं, ये भी क्वेश्चन नहीं था। द क्वेश्चन वाज कि क्या नंबर होना चाहिए न्यूमरोलॉजिकली। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चेक करती हूँ आपकी कुंडली से। फिर कुंडली से मैंने ये जाना कि अगर ये अभी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नेक्स्ट ईयर इनका कोई इनकम सोर्स नहीं दिखाई देता है। ओ। तो ईएमआई कैसे भरेंगे। तो मैंने ये बात उनसे कही, और मैंने उन्हें कहा कि सिर्फ आप कुछ महीनों के लिए रुक जाइए, अभी आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, और कुछ महीनों के बाद आप आपका डिसीजन ले सकते हैं। और जैसे हम कहते हैं ना, कुछ लोगों को शौक होता है कि नहीं मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा हम्म। घर चाहिए। मैंने कहा आप शौक से बाद में भी ले सकते हैं, 4 से 5 महीने आप रुक जाइए, फिर आप डिसीजन ले लीजिए। फिर 2020 की तो स्टोरी आप सबको पता है। फिर अप्रैल महीने में उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि ताई अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये सलाह दी,
और जो मेरी जॉब जो है वहाँ पे सैलरी रिडक्शन हुआ है, और अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट कर देता तो फिर बहुत ही मुश्किल होती, बहुत दिक्कत हो जाती घर चलाने में। तो ज्योतिष हम कह सकते हैं कि हम इस टूल का इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि पहले से कुछ चीजें जान ले तो हम चेंज या हम प्लान कर सकते हैं लाइफ को थोड़ा बहुत। वेरी गुड। तो मीन्स अलार्मिंग बेल दे सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं, यस। ऐसी भी चीज हो सकती है। अभी देखने में आता है कि कॉलेज से लेकर गृहस्थ आश्रमी और बूढ़े भी हाथ में ना कोई रत्न पहनते हैं, मोती पहनते हैं। तो इससे क्या भाग्योदय होता है क्या सचमुच? ये प्रश्न मुझे हमेशा से पूछा गया है। इतने 18 साल में हर एक पर्सन ने मुझे ये पूछा है। क्योंकि बहुत जन पहनते हैं, मीन्स मुझे भी शौक है कि मैं मोती पहनूं, लेकिन आपसे जानकारी लेने के पश्चात ही मैं पहनूंगी। रत्न का तो डेफिनेटली आपके शरीर के ऊपर परिणाम होता है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन का हम सप्लीमेंट लेते हैं और हमें अच्छा लगता है। तो उस तरीके से रत्न का भी इस्तेमाल होना चाहिए, या होता है कि वो सप्लीमेंट के तौर पे यूज होता है। आप में जो कमियां है इमोशनली, वो कमियां हम कहते हैं ओवरकम करने के लिए आपको कुछ हद तक ये रत्न आपको हेल्प कर सकेंगे। बाकी मेहनत तो आपको ही करनी है। हम्म। रत्न सिर्फ आपको कंप्लीटली भाग्योदय या आपका भाग्य चेंज करेंगे या लक फैक्टर आपका बढ़ा देंगे, ऐसे होता नहीं है। की बात नहीं, प्रयत्न तो है ही। प्रयत्न करने ही है, मेहनत एकदम तो है। बहुत बढ़िया विचार है ये। और समझने लायक बात है ये सभी जनों को कि सिर्फ रत्न पहनने से कुछ होता नहीं है, प्रयत्न और सप्लीमेंट्री रत्न। वेरी गुड, थैंक यू, ये बहुत सुंदर विचार आपने दिया। अभी एक मेरा बहुत नाजुक सा डेलिकेट प्रश्न है कि हम लोग देखते हैं सोसाइटी में लव मैरिजेस है, अरेंज मैरिजेस है, लेकिन लव मैरिज में भी मैंने ऐसे देखे हैं बहुत सारे उदाहरण कि डिवोर्सीज बहुत होते हैं, कि 5-6 महीने के अंदर ही, 2-4 महीने के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर ही डिवोर्स हो जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र यहाँ क्या मायने रखता है? हाँ ज्योतिष शास्त्र का योगदान। जी, यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र का तो बहुत सारा हम कह सकते हैं कि योगदान है, या हमें यहाँ पे कंसीडर करना भी चाहिए ज्योतिष को, क्योंकि लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, तो यहाँ पे आपको अगर आप ज्योतिष की सहायता लेते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। अभी इसके लिए पहले के जमाने में गुण मिलन करके एक तरीका अपनाया जाता था, लेकिन अभी यही तरीका आज के जमाने में भी यही तरीका इस्तेमाल में या उपयोग में लाया जाता है, जो कि मैं समझती हूँ कि ये 100% काम नहीं करेगा, क्योंकि जमाना बदल गया है। तो आपको अगर आप टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो, सब कुछ चेंज कर रहे हो, तो आपका ये तरीका भी चेंज होना चाहिए, तरीके में कुछ आपको बदलाव लेके आने चाहिए। पहले तो किसी ने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि हम ये गुण मिलन करते हैं या मैच मेकिंग करते हैं, मतलब क्या करते हैं। तो जब भी मैच मेकिंग का मतलब लोग समझते हैं कि गुण मिलन, कितने गुण मिल गए, इसे मैच मेकिंग कहते हैं। एक्चुअली दो अलग अलग कंसेप्ट है। मैच मेकिंग इज टोटली डिफरेंट एंड गुण मिलन इज टोटली डिफरेंट। अभी गुण मिलन कभी किया जाता है तो पहले के जमाने में जब ये शादियां होती थी, तो हेतु यह था कि समाज आगे बढ़े, बच्चे हो, जैसे पहले 10 बच्चे 15 बच्चे हुआ करते थे, 18 बच्चे हुआ करते थे, तो समाज आगे बढ़े। हम्म। और ये सिर्फ आगे ना बढ़े, हेल्दी एंड फिट समाज हो। तो हम्म। हेल्दी एंड फिट समाज होने के लिए आपको वैसे ही बच्चे प्रोड्यूस करने हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ फिजिकली कितने एक दूसरे के लिए हम कहते हैं कि फिट है। मैच होते हैं, यस फिट है, वो देख के ही फिर इनकी शादी हम तय कर सकते हैं। तो ये देखा जाता था, बाकी सारे फैक्टर्स इतने कंसिडर ही नहीं किए जाते थे, क्योंकि उम्र के 10वें साल में शादी हो जाती थी। लड़की की हाँ ना यहाँ पे कोई अहमियत नहीं रखती थी। हम्म। लड़की 10वें साल में अगर किसी के घर में जाती है तो उसके घर के जो भी तौर तरीके हैं वो तो इजीली अडॉप्ट कर अपना लेती थी। हाँ। लेकिन अभी जमाना बदल गया है, अभी शादियां ही होती है 30वें साल के बाद।
25 के बाद बीच में हो रही थी, लेकिन अभी धीरे धीरे वो उम्र 29, 30, 31, 32 ऐसे होते जा रही है। तो 30वें साल की लड़की को आप अचानक से कहेंगे हमारे घर के तौर तरीके ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये तो नहीं होगा। और अभी सिर्फ हमें समाज आगे नहीं बढ़ाना है, हम्म। आज का जमाना या आज के कपल्स क्या चाहते हैं वो भी जानना जरूरी है। आज के कपल चाहते हैं या तो एक बच्चा हो या तो बच्चे ही ना हो, दैट इज बेटर ऑप्शन। कि हमें सिर्फ घूमना फिरना है, जो भी हम कमा रहे हैं हमें हमारा लाइफ एंजॉय करना है। अभी तक हमने पढ़ाई में समय व्यतीत किया, उसके बाद करियर बनाने में व्यतीत किया, अभी हमारी लाइफ कब एंजॉय करेंगे। तो फिर बच्चे ना हो इस डिसीजन तक भी कोई कपल्स आते हैं। तो फिर बचा क्या, फिर शादी क्यों की, तो शादी क्यों की तो कंपेनियनशिप के लिए आपने शादी की। ये घर पे आने के बाद आप चीजें किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वहां पे कोई होना चाहिए आपके साथ। तो ये अगर है तो आप फिजिकली फिटनेस गुण मिलन देख ही क्यों रहे हैं। आपको इमोशनली फिटनेस की बात करनी चाहिए, हम्म। साइकोलॉजिकल फिटनेस की बात करनी चाहिए कि आप एक दूसरे को इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली कितना सपोर्ट करते हैं। अगर वो देखेंगे तो ज्योतिष के माध्यम से आप एक दूसरे का स्वभाव जान सकते हो, देख सकते हो। और कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कहाँ पे आपको शांत रहना चाहिए, कहाँ पे आपको दूसरे को सपोर्ट। डिसीजन मेकिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग द डिसीजन, हम्म। तो दूसरा पर्सन जो है वो डिसीजन में आपको मदद करे, ऐसे भी एक्सपेक्टेड रहता है। तो वो चीजें हम बिफोर मैरिज काउंसलिंग के तरीके से हस्बैंड एंड वाइफ हम्म। उनको बता देते हैं। तो शादी के बाद हम कहते हैं कि हाँ, उन्हें फिर ये सारी चीजें हैंडल करने में थोड़ी आसानी होती है। तो ज्योतिष का यहाँ पे मैं तो जरूर कहूंगी कि इस्तेमाल या इस टूल से हम एक दूसरे को समझने में, बहुत इसकी जानकारी लेने में उपयुक्तता है। बहुत बहुत ही अच्छी बात बताई आज। और हमारी बहुत सारी गलतफहमियां रत्नों के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में गलतफहमियां भी थी, वो भी दूर हो गई और कुछ नया भी सीखने को मिला। तो मुझे बहुत बड़ी आशा है कि हमारे प्रेक्षकों को भी यह एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा रहा होगा। और भविष्य में आप ही के साथ हम जुड़ेंगे और आगे और भी तरक्की करते हुए नए नए विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम विश्राम लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अस्तु।